नेक्स्ट.जेएस के इस नए सेक्शन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर हम ऑथेंटिकेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम लॉगिन विथ पासवर्ड इंप्लीमेंट करेंगे, हम लॉगिन विथ गूगल भी इंप्लीमेंट करेंगे, रजिस्टर की लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करें और इस सेक्शन को फॉलो करने के लिए आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, आपको ऑलरेडी आना चाहिए कि किस तरह से हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करते हैं, कुकीज़ क्या होती हैं, सेशंस क्या होते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये वीडियो जो है, ये वीडियो और ये सेक्शन ये बस नेक्स्ट.जेएस के स्पेसिफिक है कि नेक्स्ट.जेएस के अंदर कैसे हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कुकीज़ कैसे बिहाइंड द सीन्स वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अगर आपको ऑलरेडी बिल्कुल भी नहीं पता है ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, कुकीज़ क्या होती हैं, सेशंस क्या होते हैं, तो आपको पहले खुद से सीखना है। एक बैकएंड कोर्स के अंदर आपको सीखना है। बैकएंड और फ्रंट एंड का यूज़ करके आपको ये पूरा सिस्टम सीखना है। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट.जेएस के अंदर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना होगा, तब आपको ये वीडियो या ये सेक्शन देखना है, ठीक है? ऑथेंटिकेशन सीखने के लिए ये नहीं सीखना है, आपको ऑथेंटिकेशन इन नेक्स्ट.जेएस सीखने के लिए ये वीडियो देखना है, ठीक है? तो अभी हम एक बार बात कर लेते हैं कि इस सेक्शन में हम क्या-क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैंने अपने टू डू वाले कोड के अंदर, हमारा टू डू वाला जो ऐप था, उसी के अंदर मैंने रजिस्टर राउट बना दिया है और कुछ प्रीफिल्ड वैल्यू यहाँ पे मैंने डाल दी है, नेम, ईमेल और पासवर्ड। और मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी अगर हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो भी वैल्यू हमने एंटर की थी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाती है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा ये डैशबोर्ड के ऊपर रीडायरेक्ट अभी कर रहा है। इसको हमें फिक्स करना है, हम होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगे और जो भी कंसोल लॉग मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो हमें कंसोल के अंदर मिलती है। बेसिकली हमने फॉर्म का पूरा सेटअप कर दिया, पूरा डिज़ाइन बना दिया। ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर रिसोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगा अगर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कोड का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो एक तरह से स्टार्टर कोड है ये इस सेक्शन के लिए और यहाँ पर ये बस केवल 2 एक्स्ट्रा पेजेस मैंने क्रिएट किए हैं और कुछ भी नहीं है। एक लॉगिन पेज और एक रजिस्टर पेज। ये लॉगिन पेज का कोड है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, ठीक है? और रजिस्टर पेज का कोड है एकदम सिंपल सा। यहाँ पर हम एक हैंडलर फंक्शन लगा रहे हैं जो कि हमारे सारे जो भी इंटर्ड वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे कंसोल लॉग करवा रहा है, ठीक है? तो सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन करेक्टली सेट हो गई होंगी। आपको रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करनी है कि हम यहाँ पे स्क्रैच से ऑथेंटिकेशन सीखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे नेक्स्ट.जेएस के अंदर ऑथेंटिकेशन ट्रेडिशनल सर्वर्स और जैसे हम सर्वर और फ्रंट एंड बनाते हैं, सर्वर एंड क्लाइंट बनाते हैं, उससे किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नेक्स्ट.जेएस नहीं, रिएक्ट की एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है? हम एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हैं। मैं रिएक्ट और नोड.जेएस के सर्वर का एग्जांपल लेके आपको बताऊँगा। हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन रहेगा, ये लोकल होस्ट 3000 के ऊपर रन करता है, ठीक है? और हमारा बैकएंड का एप्लीकेशन हम मान लेते हैं, ये नोड.जेएस का एप्लीकेशन है। नोड, ठीक है? नोड.जेएस। तो ये मान लो 4000 के ऊपर रन कर रहा है। अब ये दोनों कोड कंप्लीटली सेपरेट होते हैं, ठीक है? और ये दोनों सर्वर्स भी कंप्लीटली सेपरेट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट.जेएस में सर्वर कहाँ से आ गया? तो जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं लोकल होस्ट सम थाउज़ेंड, ठीक है? कोई भी लोकल होस्ट पोर्ट के ऊपर स्टार्ट करते हैं, तो वो एक सर्वर ही होता है। रिएक्ट.जेएस का भी एक सर्वर होता है। हम बोलते हैं रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट कर दो। वो एक सर्वर होता है लेकिन वो एक डम्ब सर्वर बोलते हैं उसको। वो ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करता है, उसका काम है जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस और कुछ एसेट्स को सर्व करना, उसका बस इतना ही काम है। लेकिन नोड.जेएस का जो सर्वर होता है वो इंटेलिजेंट सर्वर होता है। इस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आती है, उसको देखता है, उसको प्रोसेस करता है, कुछ लॉजिक परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पर रिस्पॉन्स करता है। लेकिन रिएक्ट क्या है? रिएक्ट का एक ऐसा सर्वर है जो कि बस केवल डेटा को रिक्वेस्ट किया, डेटा क्या है यहाँ पे? हमारी फाइल्स, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सारी फाइल्स हैं, इसको बस सर्व कर देता है। तो इस केस में 2 सर्वर्स रहते हैं, एक डमी सर्वर, ठीक है? डमी सर्वर और एक इंटेलिजेंट सर्वर।
इसको हम डमी और इंटेलिजेंट नॉर्मल टर्म्स में नहीं बोलते हैं। इसको हम जो सर्वर्स की टर्मिनोलॉजी है, जो डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर हम स्टैटिक सर्वर और डायनेमिक सर्वर बोलते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक फाइल्स को ही सर्व करता है और ये डायनेमिकली कंटेंट को सर्व कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है रिक्वेस्ट को। तो ये मतलब ऑफिशियल तो नहीं, मतलब एक वेल एक्सेप्टेड टर्म है, ठीक है। तो अभी जैसे इस केस में हम क्या करते हैं, जब ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन होता है, इन दो डिफरेंट सर्वर्स के बीच में होता है, यानी कि ये दो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। देखो, ये सर्वर हमारा कहीं रन कर रहा होगा और जब ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजेगा तो ब्राउज़र तक सारी फाइल्स सर्व कर दी जाएंगी और जो कोड है जावास्क्रिप्ट का, यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर रन करेगा और ब्राउज़र हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यूजर नेम, ठीक है, नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, नेम और पासवर्ड यहाँ पे सेंड किया जाएगा और फिर ये रजिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर की बात हम बाद में कर लेंगे। रजिस्टर करना काफी सिंपल होता है, लॉगिन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसके अंदर हम कुकीज को पिक्चर में लेके आते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर करते टाइम हम नेम और यहाँ पे यूजर नेम, मैं यू नेम कर देता हूँ। रजिस्टर करते टाइम हम क्या क्या पास करते हैं, नेम, यूजर नेम, फिर नेम और ईमेल और पासवर्ड, ये तीन चीजें सेट करके हम सर्वर के ऊपर भेज देते हैं। सर्वर का काम क्या होता है, उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेना और सक्सेसफुल रिस्पॉन्स सेंड कर देना। बस रजिस्टर करते टाइम हमारे सर्वर का बस इतना ही काम होता है, नोड.जेएस सर्वर का। लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं तो उस केस में हम ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है। ये नेम चेंज करके मैं ईमेल कर देता हूँ, यूजर नेम भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर हम ईमेल यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, ईमेल एंड पासवर्ड, ये दोनों चीज हम सेंड करेंगे। अब जो नोड.जेएस का सर्वर है, ये बिहाइंड द सीन्स वेरीफाई करेगा। वेरीफाई क्या करेगा कि ये पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, ये ईमेल डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा कुछ वेरीफाई करके फिर रिस्पॉन्स बोलेगा ओके सब कुछ सही है, लेकिन उसके साथ साथ एक कुकी सेंड करता है। कुकी, कुकी क्या होता है, कुकी एक बेसिकली एचटीटीपी हेडर ही है, सेट कुकी नाम का हेडर होता है, उसके अंदर एक यूनिक इंफॉर्मेशन आती है और ब्राउजर के अंदर वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। ये जहां से ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई होगी, ब्राउजर ऑटोमेटिकली कुकी को स्टोर कर लेगा। यहाँ पे मैं इसको कुकी को इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है, कुकी को स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी उसके अंदर ब्राउजर ऑटोमेटिकली ये सेंड करता रहेगा और इसके लिए ब्राउजर में कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम सर्वर से ही सेट कुकी कर सकते हैं। सर्वर के अंदर एक ऐसा रिस्पॉन्स सेट करेंगे हम, res डॉट सेट कुकी, मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, हम एक सेट कुकी नाम का हेडर सेट कर सकते हैं रिस्पॉन्स के अंदर और ब्राउजर उसको रीड करके वो देखेगा, जैसे कि ये वाला नाम का हेडर आया है हमारे रिस्पॉन्स के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेव कर लेगा और नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा कुकी को। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर जब जाएगा ना, तो ये कुकी जो होती है इसके अंदर हम सेशन आईडी SID सेंड करते हैं। SID सिड बोल सकते हो शॉर्ट के अंदर, लेकिन ऐसा कोई बोलता नहीं, बेसिकली इसको हम सेशन आईडी बोलते हैं, या तो आप चाहें तो पूरा सेशन आईडी लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये हम सेशन आईडी भेजते हैं जो कि एक यूनिक सेशन आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, उस यूजर का यूनिक सेशन जो कि लॉगिन किया है। इस चीज को हम सेशन को अपने डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये सबसे सही तरीका होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करने का। बहुत सारे लोग JWT टोकन्स यूज करते हैं जो कि सही नहीं है, JWT टोकन्स नहीं यूज करना चाहिए। JWT टोकन्स बहुत गलत तरीके से एक तो यूज करते हैं लोग और दूसरा गलत तरीके से यूज करते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है सेशन आईडी यूज करने का। तो हम इस सेक्शन के अंदर मेनली सेशन आईडी ही यूज करेंगे। JWT क्यों नहीं हमें यूज करना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पे तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, आप वो देख लेना। और मैंने अपने नेक्स्ट नहीं नोड.जेएस कोर्स के अंदर मैंने ये बताया क्यों नहीं यूज करना चाहिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और बेसिकली JWT स्टेटलेस सेशन हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन स्टेटलेस सेशन क्या होता है, ये स्टेटलेस
जो सेशन है स्टेटलेस ऑथ जो है वो जोक होता है, ठीक है। स्टेटलेस ऑथ हो ही नहीं सकता है, बस ये एक मिथ है, ठीक है। तो मैं आपको ये एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, ये आप वीडियो देख लेना, जेसॉन वेब टोकन्स सक, ठीक है। तो ये वीडियो आप देख लेना, इसका लिंक अगर मुझे याद रहा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो ये वीडियो एग्जैक्ट ये टॉपिक डाल के सर्च कर लेंगे और फॉरवर्ड जेस डाल के सर्च कर लेंगे तो मिलेगा, ठीक है। और अगर मुझे याद रहा तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो अगर मैं भूल गया तो आप कमेंट करके बता देना, इस वीडियो का लिंक दे दो, काफ़ी लंबा है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लेना, इसीलिए हम यहाँ पे JWT नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। JWT यूज़ करना सही नहीं है। तो अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया JWT यूज़ करती है, तो क्या पूरी दुनिया गलत है? ठीक है, आप ये वीडियो देख लेना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आप देख लेना। तो बेसिकली हो सकती है दुनिया गलत, सभी लोग अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। पूरी दुनिया एक टाइम पर मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता था, लेकिन पूरी दुनिया गलत थी, ठीक है। तो आप देख लेना वो वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों हमें जेसॉन वेब टोकन नहीं यूज़ करना चाहिए। सबसे सिक्योर और सबसे सही तरीका है सेशन यूज़ करना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे नोड.जेएस कोर्स के अंदर देखेंगे तो मैंने सब कुछ बताया यहाँ पे, जेसॉन वेब टोकन भी बताया है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बताई हैं, किस तरह से सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं यूज़ करना है। JWT काफ़ी अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यूज़ करते हैं लोग, वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो किधर गया? मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था? यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि ये कैसे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पे JWT सेंड करते हैं, सेशन आईडी की जगह पे JWT ये सेंड करते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं, इसको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम मेनली सेशन आईडी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। ये ट्रेडिशनल जो अभी तक हम वर्क करते हैं, जो सर्वर और क्लाइंट का आर्किटेक्चर होता है, यहाँ पर सेपरेट सर्वर होता है, सेपरेट क्लाइंट होता है, उसका पूरा कोड बेस डिफरेंट होगा, उसकी टीम भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, उसकी रिपॉजिटरी गिट की डिफरेंट रहेगी, तो इस तरह से वर्क करता है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, सबसे पहले मतलब जब रिएक्ट नहीं था, जब केवल बैकएंड ही था, जैसे EJS का यूज़ करके हम रेंडर करते थे, सर्वर साइड रेंडरिंग करते थे जब, तब एक ही कोड बेस होता था, ठीक है, एक ही कोड बेस। मान लो मैं यहाँ पे EJS का एग्जांपल ले लेता हूँ, EJS जो कि बेसिकली Node.js ही है, मतलब Node.js के अंदर ही हम सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा एक ही सर्वर रहेगा, 4000 रहेगा, ठीक है। अब यही सर्वर क्या करेगा, एक तो अपने मशीन पर जहाँ पर रन होना है, यहाँ पर रन होगा, और ये स्टैटिक फाइल्स भी सर्व करेगा। यहाँ पे ब्राउज़र है, ब्राउज़र जब इसके ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, ब्राउज़र जब यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा तो इसको HTML, CSS, JS ये सब कुछ सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये जो सर्वर है, ये सारा काम कर सकता है, ये लॉजिक भी परफॉर्म कर सकता है और एप्लीकेशन को भी रेंडर करवा सकता है, यानी कि HTML, CSS, JS सब कुछ सेंड कर सकता है। तो यहाँ पर जब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर पेज पर जब रिक्वेस्ट आएगी तो HTML, CSS सर्व करेगा, दूसरे पेज पर रिक्वेस्ट जाएगी तो JSON हो सकता है सर्व करे, किसी और पेज पर, या मतलब जब मैं पेज बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब है एंड पॉइंट, ठीक है, किसी दूसरे एंड पॉइंट पे अगर रिक्वेस्ट करेगा तो JSON का रिस्पॉन्स जा सकता है और किसी दूसरे एंड पॉइंट पर कोई दूसरा एसेट सर्व कर सकता है, ठीक है। तो किसी एंड पॉइंट पर ये लॉजिक परफॉर्म करके सेंड करेगा, किसी एंड पॉइंट पर केवल सिंपल फाइल्स को ही सर्व कर देगा बिना लॉजिक परफॉर्म के। तो ये होता था पहले के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही सर्वर है, सर्वर एक ही है, लेकिन इस केस में जो हमारा ये कोड है, एक ही रिपॉजिटरी गिटहब की होगी, मतलब गिटहब की रिपॉजिटरी एक ही होगी, एक ही प्रोजेक्ट होगा, हम npm स्टार्ट करेंगे, एक ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, लेकिन इसका कोड दो जगह पर रन होगा। एक तो उस सर्वर के ऊपर, यानी कि उस कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि उस लैपटॉप बोल सकते हैं, उसके ऊपर रन करेगा। दूसरा, जब यूजर एक पर्टिकुलर पेज पे जाएगा, जैसे उस एप्लीकेशन का होम पेज, तो वहां पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सेंड कर दिया जाएगा और ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूजर के ब्राउजर के अंदर ही रन करेगा,
मतलब ब्राउजर के अंदर रन करेगा, ठीक है। तो जो स्टैटिक पेजेस हैं, स्टैटिक फाइल्स हैं HTML CSS JS, वो सब यहाँ पर रन करेंगी, ठीक है। तो कोड हमारा एक ही है, लेकिन वो सर्वर के ऊपर भी रन कर रहा है वही कोड, ठीक है। उसमें से कुछ फाइल्स, ठीक है, कुछ फाइल्स हमारे सर्वर के ऊपर रन कर रही हैं और कुछ फाइल्स हमारे क्लाइंट के ऊपर रन कर रही हैं, और ये सेपरेट होती हैं कि यही फाइल सर्वर के ऊपर रन करेगी, ये फाइल सभी सर्वर पे आती हुई इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी, और ये फाइल सीधा क्लाइंट के ऊपर एज इट इज चली जाएगी बिना रन हुए, और क्लाइंट के ऊपर रन होगी, ठीक है। तो ये फाइल क्लाइंट के ऊपर रन होती है, और फिर फ्लो वही रहता है, फ्लो वही रहता है। ये रिक्वेस्ट करेगा यहाँ पे, ये मान लो ईमेल, ठीक है, ईमेल, ये आई कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड सेंड करेगा यहाँ पर। और ये जो सर्वर है, जो हमारा EJS का सर्वर बोल सकते हैं, या Node.js का ही सर्वर रहेगा जो कि सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहा है, वो देखेगा कि ईमेल और पासवर्ड एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो अब ये लॉजिक परफॉर्म करेगा, डेटाबेस से ढूंढेगा कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं, और फिर उसके बाद कुकी सेंड कर देगा यहाँ पे, ठीक है। कुकी सेंड कर देगा, ब्राउजर ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा, और अपकमिंग रिक्वेस्ट के अंदर वो ऑटोमेटिकली कुकी को अटैच करता रहेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है, और कोड वाइज जो भी डिफरेंस होता है वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर कॉर्स की एरर नहीं आती है, क्योंकि जिस सर्वर से हमारी HTML CSS फाइल सर्व हो रही हैं, उसी सर्वर के ऊपर ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये सेम साइट ऑरिजिन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इसीलिए कॉर्स एरर नहीं आती है, ठीक है। कॉर्स एरर से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि कॉर्स एरर ये आ रही है, क्यों आ रही है। कॉर्स एरर एक सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए होता है, और वो इन केसेस में आती है एरर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको सही से समझ आता है कि कॉर्स क्या है, क्रॉस साइट ऑरिजिन पॉलिसी क्या है, तो उसको आप बड़े आराम से फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पैकेज की भी ज़रूरत नहीं है, बस कुछ हेडर्स को अटैच कर देना है आपके रिस्पॉन्स के अंदर, और ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक फ्लो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नॉर्मल एप्लीकेशंस के अंदर हमारा लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन वर्क करता है। नॉर्मल मतलब, इससे मेरा मतलब है नॉर्मल बोलने से कि एक रिएक्ट की एप्लीकेशन अलग रहेगी, Node.js की एप्लीकेशन अलग रहेगी, और कैसे यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। एक जहाँ पे एक सिंगल सर्वर होता है, और जो Next.js है वो ऐसा ही है, Next.js EJS की तरह ही है, ठीक है। वही हमारे क्लाइंट को भी रेंडर करवा देता है, वही हमारा सर्वर का भी कोड रन कर देता है। Next.js इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि एक सिंगल सर्वर रहेगा, वहीं से हमारा HTML का भी पेज रेंडर होगा, CSS का भी, मतलब जो हमारा UI है वो रेंडर होगा, और वहीं पर बैकएंड का भी कोड हम लिख सकते हैं। लेकिन Next.js का सिस्टम देखो, EJS जो है वो बैकएंड हैवी होता है, ठीक है। वहां पर बैकएंड के लॉजिक को बहुत ही फ्रीली, एकदम मस्त तरीके से लिख सकते हैं। ये बैकएंड हैवी है। जो नेक्स्ट मतलब EJS फ्रेमवर्क, और EJS फ्रेमवर्क नहीं है, बेसिकली टेम्पलेटिंग इंजन है, और Node.js हम यूज करते हैं, लेकिन ये बैकएंड हैवी है, बैक एंड हैवी, ठीक है। लेकिन Next.js का अगर सिस्टम, हम Next.js की एप्लीकेशन बनाते हैं, Next.js की एप्लीकेशन ये फ्रंट एंड हैवी होती है। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड का लॉजिक यहाँ पे हम बहुत मस्त तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बैकएंड तो बना सकते हैं, इसका यूज करके हम बैकएंड तो बना सकते हैं, लेकिन उतनी फ्रीडम नहीं होती जितना Node.js और EJS का यूज करके जो हम करते हैं, बैकएंड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रंट एंड में उतना ज्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, उतना फ्रंट एंड का लॉजिक इसमें हैवी नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग Next.js का यूज करके कोई बहुत सीरियस बैकएंड नहीं बनाया जा सकता है, और कहीं बनता भी नहीं। अगर छोटा मोटा एप्लीकेशन है तो काम चल जाएगा, लेकिन जहां भी सीरियस बैकएंड की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको Node.js यूज करना ही पड़ेगा। और आज के टाइम पर EJS कोई नहीं यूज करता है, सीधा हम बैकएंड बनाते हैं अपना सेपरेट एक्सप्रेस का यूज करके,
और उसको एक Next.js के फ्रंट एंड एप्लीकेशन से कनेक्ट कर देते हैं। Next.js के अंदर बैकएंड बस हम सीख रहे हैं क्योंकि Next.js के अंदर होता है और ये Next.js का कोर्स है, इसीलिए हम Next.js के अंदर सारा कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का फ्लो वर्क करेगा, ठीक है? हम लोग इसी फ्लो का यूज़ करके, इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर। और पहले तो हम पासवर्ड के साथ लॉगिन इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन विद गूगल भी इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ऑथजेस या फिर नेक्स्ट ऑथ उसको बोलते हैं, उसको भी यूज़ करके देखेंगे। और मिडलवेयर्स क्या होते हैं, सर्वर एक्शंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम इसी सेक्शन के अंदर देखेंगे, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेक्शन के लिए एक्साइटेड होंगे। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।